नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। लूसेंट का जो हम लोग 1000 सीरीज कर रहे थे तो उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है 301 नंबर की, यानी कि 301 नंबर की, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ग्रह के बारे में बताना है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो जब हम सीक्वेंस वाइज अगर देखें कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य अगर हम इस तरह से अगर मान लीजिए कि देखिए जो सोलर सिस्टम है उसका अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए सन है। ठीक है, ये सन हो गया। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है मरकरी। ठीक है, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस वाइज हो गया। टोटल कितने प्लेनेट है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। एम स्टैंड फॉर क्या होता है, मरकरी। ठीक है, एम स्टैंड फॉर क्या होता है, मरकरी होता है। वी से वेनस होता है, ई से अर्थ होता है। तो सवाल यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक की बात करें तो वेनस हो जाएगा, जिसको हम लोग शुक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मनुष्य की आंख में, ठीक है, क्या दिया गया है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम आंख में क्या करता है, किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है, यानी कि किसी चीज़ को हम देख सकते हैं। तो वो देखते हैं तो जो मान लीजिए किसी रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं, और जो इमेज बनता है यानी कि प्रतिबिंब बनता है वो हमारे आंख में किस भाग पे बनता है, कहाँ पे बनता है। तो यही सवाल है। इसका अगर आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। हमारा शरीर में रेटिना होता है, जो हमारा आँख है उसमें रेटिना होता है। ठीक है, आँख का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये हमारा आँख हो गया, तो ये वाला लेंस हो गया। ये क्या हो गया, लेंस हो गया। ठीक है, ये लेंस हो गया। और इसी में जो पीछे वाला ये भाग होता है इसको ही रेटिना बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं। और इसी पे क्या होता है कि इमेज बनता है। रेटिना पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संरक्षण किस विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऊष्मा के संरक्षण का जो विधि होता है, अलग अलग विधि होता है। तो यहाँ पे उस विधि का नाम पूछा जा रहा है जिसके थ्रू जो सूर्य से पृथ्वी पे जो ऊष्मा आता है, हीट आता है। ठीक है, तो उसका जो संचरण है उस कौन से विधि द्वारा होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकिरण। विकिरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो ये भी चीज़ नोट करते चलिएगा कि रेडिएशन इसको बोलते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, देखिए 3 तरह का विधि होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये रेडिएशन के थ्रू जो सनलाइट का जो हीट आता है सनलाइट के द्वारा, उसको रेडिएशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए की द्विगुणी कुंडली का पता किसने लगाया था। तो जो डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए मान लीजिए कि आपसे कोई एसिड का एग्जाम्पल पूछे तो आप अगर मतलब जीनियस तरीके से देना चाहते हैं 2 एसिड का एग्जाम्पल, तो वहाँ पे आप डीएनए और आरएनए बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों लास्ट में ये जो ए है इसका मतलब ही होता है एसिड। ठीक है, तो ये एसिड है। तो इसका जो द्विगुणित कुंडली है इसका पता किसने लगाया था, ये चीज़ पूछा जा रहा है, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसका पता किसने लगाया था, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। ठीक है, वाटसन और क्रिक, इन्होंने ही क्या किया था, डीएनए का खोज किया था और इन्होंने ही पता लगाया था कि द्विगुणित कुंडली है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई ध्वनि आ रहा है, ठीक है, जैसे बस वाला आपके साइड से जा रहा है तो उसका हॉर्न का ध्वनि कितना है। ठीक है, आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उसका जो कितना तीव्रता है, इस चीज़ को मतलब किस में मापी जाती है। इसका भी एक यूनिट होता है जिसमें इसे मेजर किया जाता है, मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल में इसको मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं लूसेंट बुक का सेशन चल रहा है, और लूसेंट एक ऐसा बुक है जो मतलब सिर्फ लूसेंट पढ़ के आप बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कि आपको उसको ढंग से पढ़ना होगा, सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी। तो इसलिए हमने ये सीरीज चलाया है ताकि आपको जीके का जो डर है आपके अंदर उसको निकाल सकें। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी कल्चर के नाम से इसे
जाना जाता है। तो मधुमक्खी को एपीकल्चर के पालन को एपीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो अगर मछली पालन है, ठीक है, मछली पालन, मछली पालन, तो मछली पालन को क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट सेशन में बताना है। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेशन में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहा जाता है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम फॉर्म फिल करने के लिए जैसे एसएससी का वेबसाइट खोलते हैं, तो जैसे ही हम खोलते हैं तो जो पहला पेज खुल के हमारे सामने आता है, जैसे आपने डाला ssc.gov.in, तो जो फर्स्ट पेज आपके सामने खुल के आता है उसको क्या बोलते हैं। ये सिंपल चीज़ है, क्योंकि आप गूगल वगैरह चला रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं खुद से। अगर रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट.com खोले, तो जो फर्स्ट पेज एकदम आपके सामने खुल के आ रहा है उसको होम पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होम पेज, ठीक है। और उसके बाद वहाँ से हमें अलग अलग जगह जाने के लिए वहाँ पे ऑप्शन मिलता है और वहाँ से हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो गाड़ियाँ होती है, तो गाड़ी में देखते होंगे, चाहे बाइक हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, सब में साइड में मिरर लगा होता है। ठीक है, जो ड्राइविंग सीट है और जो उसके साइड वाला सीट है उसके बगल में क्या होता है, बाहर की तरफ से एक मिरर लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी हो गया, ठीक है, ये गाड़ी हो गया, यहाँ पे ड्राइविंग सीट है, ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग सीट है, तो बाहर की तरफ ये इस तरह से आईना लगा होता है। ठीक है, इस तरह से आईना लगा होता है और यहाँ पे सीट है, ठीक है, यहाँ पे सीट है, अंदर सीट है। ये गाड़ी हो गया इस तरह से, यहाँ पे लाइट हो गया, मान लीजिए इस तरह बना लीजिए। तो ये जो लाइट लगा, ये जो मिरर लगा होता है, ग्लास लगा होता है, शीशा, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं किस लिए, कि पीछे से कोई चीज़ आ रहा है उसको देखने के लिए, ठीक है, साइड वगैरह देने के लिए, या पीछे क्या है उस चीज़ को देखने के लिए। तो ये मतलब किस, ये कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, इस दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कि पीछे गाड़ी में पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। अगला सवाल है कि सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। अगर जनरल कंडीशन में देखा जाए तो जो हवा है, एयर, उसमें स्पीड ऑफ साउंड पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्वनि की गति कितनी होती है। तो जनरली अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड, तो वो होता है हवा में 232 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो 1 सेकेंड में आपका आवाज़ 232 मीटर की स्पीड से जाएगा, यानी कि 232 मीटर दूर तक चली जाएगी। तो समझ सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितना है। और वही अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 1 सेकेंड में 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर ये क्या करता है, लाइट ट्रेवल करता है। तो समझ सकते हैं कि दोनों में कितना का अंतर है, लाइट और साउंड में। तो इसलिए जब हम लोग देखते हैं बरसात के दिन में, जैसे अभी सावन है, आने वाला है, तो बरसात काफ़ी ज़्यादा होता है इस महीने में। तो बरसात होता है, साथ में साथ बिजली चमकता है, ठीक है, और घाटा भी गरजता है। तो आप देखते होंगे पहले लाइट हमें दिखता है, बिजली चमका, जैसे ही बिजली चमका फिर उसके कुछ देर बाद आपको घाटा गरजने का आवाज़ आता है, जबकि दोनों चीज़ें एक साथ होती है। इस वजह से होता है क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इन द कंपेरिजन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। इस वजह से हमें पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में आवाज़ सुनाई देती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 310 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। यानी कि सिर्फ एक ही ग्रह है जो अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम में घूमता है। बाकी सारे जो भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी पूछा जाए कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो ये याद रखना है कि वो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। जैसे जो हमारा सूरज उगता है ना, जस्ट उसके अपोजिट पृथ्वी घूर्णन करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है। ठीक है, यानी कि जो सूर्य है, तो जो सूर्य में गैस है, तो वही गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सूर्य है उसमें सर्वाधिक कौन सी गैस है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस है वो सूर्य में सबसे अधिक है। अगला सवाल है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। यानी कि ये ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी से हम देख सकते हैं और ये सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह, इसका बहुत सारा उपनाम है। ठीक है, बहुत सारे इसके उपनाम है, जैसे कि हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट। उसके अलावा इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भोर का तारा। ठीक है, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा। ठीक है, उसके अलावा इवनिंग स्टार। ठीक है, उसके अलावा
पृथ्वी की जुड़ी हुई बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे इसके क्या है, नेम है। तो किस इसमें से किस कोई भी नाम दे के पूछ लिया जाएगा किस ग्रह को जाना जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा कि कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है सौरमंडल की आयु कितनी है। ठीक है, एज के बारे में कहा जा रहा है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका क्या एज है, तो 4.6 अरब वर्ष, यानी कि इतना अरब साल इसकी क्या है, आयु है, यानी कि इतने साल पहले सौरमंडल का फॉर्मेशन हुआ था। अगला है कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है, 76 वर्ष बाद, यानी कि बहुत लोग तो 76 साल तक जिंदा भी नहीं रह पाते, लेकिन ये ऐसा एक तारा है जो 76 साल बाद दिखाई देता है। पहले के लोग जीते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिजिकली मेहनत करते थे, खान पान उनका सही था। आज के डेट में लोग 60, 55, 60, 65 ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ही एक्सपायर कर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा वो डिमेरिट है, क्योंकि हमने क्या किया, अपना खुद का सब कुछ बिगाड़ रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया इसका आंसर कि हेली पूछल तारा, जो हेली पूछल तारा है वो क्या है, 76 साल बाद दिखाई देता है। ठीक है, 76 साल बाद ये दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जो सूर्य है और पृथ्वी है इसके बीच की अगर दूरी की बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर। कितना दूरी है, 15 करोड़ किलोमीटर। समझ सकते हैं कितना दूरी है। इस वजह से क्या होता है कि हमें सूर्य इतना छोटा दिखाई देता है। अगर हम जाएं, अगर सच में सूर्य के पास जाएं तो पता चलेगा कि ये पृथ्वी से क्या है, 10 गुना बड़ा है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, किससे, पृथ्वी से, सूर्य। लेकिन इतना ज़्यादा दूरी होने पे क्या होता है कि हमें छोटा दिखाई देता है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि जब हम आसमान में हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन को देखते हैं बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, कितना छोटा दिखाई देता है, चिड़िया से भी छोटा दिखाई देता है। लेकिन वही वास्तव में जब हमारे करीब आता है, नीचे लैंड करता है, और जब हम वहाँ पे जाते हैं पता चलता है हमसे कई गुना बड़ा है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है उससे कितना समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में। तो इस समय के थ्रू ही आप पता लगा सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से कैलकुलेट करके कि कितना दूरी है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस में पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड और टाइम के फॉर्मूला लगा के। तो 500 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 500 सेकेंड। 500 सेकेंड को मिनट में जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना मिनट होगा। तो इसको आप क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, हमें पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है कि भारत ने अब पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। ठीक है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, परमाणु परीक्षण के बारे में, कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। ठीक है, कब किया था, 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है। इस पर आपको एक मूवी भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है परमाणु। तो कभी आप मान लीजिए इंटरटेनमेंट चाहते हैं, ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, तो कुछ ऐसा चीज़ देखिए जिससे आपको सीखने को मिले। कुछ ऐसा चीज़ नहीं जो आपका, समझ सकते हैं, आपको ख़राब कर दे, आपका समय बर्बाद हो, जैसे कि रील जिसका कोई अंत नहीं है, आप देखते जाएंगे, ख़त्म नहीं होने वाला है। एक देखेंगे उससे रिलेटेड 100 आएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप कोई ऐसा चीज़ देखें जो मतलब जिसमें दिखाया गया हो हमारे देश के बारे में कि हमारे देश ने क्या क्या किया है। जैसे कि जो परमाणु मूवी है तो इसमें दिखाया गया कि ये जो जो परमाणु परीक्षण किया गया था इसके लिए जो भारतीय साइंटिस्ट थे कितना दिमाग लगाए, क्या क्या किए और किस तरह छुपा के, ठीक है, जो सैटेलाइट है उससे बच के हमने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। तो इस चीज़ को देखिएगा, बहुत अच्छा मूवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को अगर जनरली देखा जाए तो दो भाग में बांटा गया, एक तो हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर है उसे हम टच नहीं कर सकते और जो हार्डवेयर है उसे टच कर सकते हैं। ये एक सिंपल फार्मूला है समझने के लिए। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन है समझने के लिए कंप्यूटर के पार्ट्स को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि जो कैंसर का उपचार किया जाता है उसमें एक गैस का प्रयोग किया जाता है, उत्कृष्ट गैस, वो कौन सा है, तो रेडॉन। ठीक है, जो रेडॉन है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो मोनेजाइट बालू है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनेजाइट बालू की बात करें तो उसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। अगला सवाल है शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, जो हमारा शरीर है उसमें सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर देखें तो क्या हो जाएगा। तो जो हमारा मानव शरीर है उसमें सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो थायराइड है। क्या है? थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा, यानी कि जो संसार विश्व में सबसे बड़ा स्तनधारी किसको बोलते हैं। इसको समझने के लिए चलिए आपको समझाते हैं। स्तन, ठीक है, स्तनधारी यानी कि जिसके पास स्तन हो, यानी कि जो क्या करे, जो दूध पिलाए अपने बच्चों को। ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो भी हो, चाहे हम इंसान भी है तो क्या है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, खुद का दूध। उसी तरह बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उनको ही स्तनधारी कहा जाता है। जो हवेल है, ठीक है, जो हवेल मछली, ये मछली नहीं, इसको स्तनधारी में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये विशाल सब संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी है। अगला सवाल है ब्लड ग्रुप का खोज किसने की थी। आप देखते होंगे जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उस टाइम आपसे ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। ठीक है, तो जो मानव का रक्त है उसके अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इसका खोज किसने किया था। क्या कभी आपके माइंड में ये आया है कि आखिर ये ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लैंड स्टेनर। ठीक है, जो लैंड स्टेनर है उन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। किसने किया था? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अगला सवाल है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। ठीक है, जो एल्युमिनियम होता है, देखते होंगे आज के डेट में आपके घर के खिड़की में, दरवाजे में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रमुख अयस्क है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या है। ठीक है, तो बॉक्साइट। ठीक है, जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, ये एल्युमिनियम का क्या है, प्रमुख अयस्क है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। ठीक है, पहला कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछा जा रहा है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो मानव द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैनमेड सेटेलाइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्पुतनिक 1। ठीक है, जो स्पुतनिक 1 है वो पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मैनमेड सेटेलाइट था। अगला देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कौन से चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा होगा जनरेटर। ठीक है, जनरेटर में क्या होता है, एक उसमें मशीन लगा होता है जो क्या करता है, मोटर को रोटेट करने का काम करता है, नचाता है। तो जब वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी है, जो मैकेनिकल एनर्जी लगता है उस मोटर पे उसको रोटेट कराने में, और उसके थ्रू क्या होता है, तो वो डायनेमो होता है, जिसके थ्रू हमें क्या होता है कि जब मोटर रोटेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे आंसर कि जो डायनेमो है इसका प्रयोग करते हैं किस लिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि अस्थायी जो मेमोरी होती है, टेम्पोररी मेमोरी इसको बोलते हैं। तो जो रैम होता है, हमारे फ़ोन में भी रैम होता है, एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं तो देख रहे हैं आजकल बहुत हाई स्टोरेज के साथ रैम आ रहा है, जैसे कि 8 GB 12 GB। पहले क्या आता था, 1 GB 2 GB 3 GB इस तरह आता था, लेकिन अब 4 GB 6 GB 8 GB 12 GB 18 GB इस तरह से एकदम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन है, हमें एक साथ इंस्टॉल करना होता है, सबको यूज करना होता है। इस वजह से हमें रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो रैम को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखें तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, रैंडम एस, देखिए यहाँ पे एक्सेस का जो स्पेलिंग है वो गलत है, इसको चलिए हम सही आपको बता देते हैं। क्या होता है, ACCESS होता है। क्या होता है, ACCESS। ठीक है, रैंडम एस, ACCESS। ठीक है, ये ACCESS है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। R स्टैंड फॉर रैंडम, A स्टैंड फॉर एस। ठीक है, क्या होता है, SS, ACCESS। M स्टैंड फॉर मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म यहाँ पे पता चल गया होगा। इसको हम लोग अस्थाई, ठीक है, यानी कि टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, जो रिक्टर स्केल है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, भूकंप का तीव्रता, यानी कि भूकंप जो आता है तो उसको मेजर किया जाता है कि कितने तेजी से आया।
तो उसको मापने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल, ठीक है। क्या नाम है? रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ, दो चीज़ें भूकंप को मेजर करने के लिए यानी कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, ठीक है। जो भूपटल है उसमें सबसे अधिक कौन सी धातु है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो भूपटल की अगर हम बात करें तो भूपटल में सबसे अधिक एल्युमिनियम है। क्या है? सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं, ठीक है, यानी कि शाम का तारा। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे ऊपर की तरफ शुक्र का जब बात आया था किसको किस किस नाम से जानते हैं, तो देखिए वही सवाल यहाँ पे पूछा गया। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं ये नहीं कि फालतू में बता रहे हैं, उसका कुछ कहीं ना कहीं यूज या कहीं ना कहीं पूछा गया है, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, नोट करना है नोट करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली जो सतह है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल की सतहें होती हैं जिसको जिसमें जो सबसे निचली सतह है उसको ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? तो ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, जिसका डिस्टेंस लगभग 10 किलोमीटर तक होता है नीचे से। अगला सवाल है पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, ठीक है। जो पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी है उसको 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 मिनट, ठीक है। ये 4 मिनट का यूज करके आप बता सकते हैं कि कौन से डिग्री पे कौन सा जगह है मैप में, ठीक है, और वहाँ का आप टाइम जोन पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, ठीक है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है देखते होंगे किसी के हाथ में पैर में कहीं भी फ्रैक्चर होता है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ सीमेंट जैसा चीज़ लगा दिया जाता है ताकि वो काफ़ी कठोर हो जाता है, तो उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी बोलते हैं। या फिर घर के जो डिजाइनिंग वगैरह होता है घर के अंदर तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो बनता किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम, ठीक है। जो जिप्सम है इससे बनता है। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो क्लास 10th में अच्छे से ढंग से पढ़ा है और उसने ढंग से पढ़ा होगा, जो कोई भी स्टूडेंट है तो उसे इसका केमिकल फार्मूला जरूर पता होगा, ठीक है। तो जाके बताइए कि इसका जिप्सम का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है। जैसे कि हम लोग सांस लेने के लिए नाक से तो सांस लेते हैं लेकिन फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फेफड़े से हम लोग सांस लेते हैं। वही मछलियों की अगर हम बात करें तो जो मछलियाँ पानी के अंदर रहती है तो वो कैसे सांस लेती है, तो वो गल्फरों की सहायता से सांस लेती है, ठीक है। किसकी सहायता से? गल्फर की सहायता से। अगला है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, हरे भरे पौधे वो अपना भोजन बनाते हैं और उस जो जो प्रक्रिया होता है जिसका यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उस ये प्रकाश संश्लेषण उसको बोलते हैं जिसकी मदद से जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। हवा, जल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अगला सवाल है कि दूध में क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है। आप देखते होंगे कि घर में आपके अगर हुआ होगा या नहीं, कहीं मतलब आसपास में देखे होंगे कि या फिर जो ग्वाला होते हैं तो दूध को क्या करते हैं, उसको उसमें एक इस तरह का वो होता है, लकड़ी का बनाया होता है, ठीक है, मथनी उसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से गोला करके इसको दूध के अंदर डाल के इसको रोटेट कराया जाता है, ठीक है। इसको नचाया जाता है दूध के अंदर। मान लीजिए कि ये दूध का ये बर्तन हो गया, ठीक है, इसमें दूध भरा हुआ है तो इसमें उस चीज़ को रोटेट कराया जाता है। जब उसको पूरा इस तरह से इसको नचाएंगे तो इसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या आएगा? मक्खन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? क्रीम आएगा। तो उस वही पूछा जा रहा है कि दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, तो ये एक प्रक्रिया है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके थ्रू दूध से क्रीम को सेपरेट किया जाता है। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो आरबीआई है इसके मुख्यालय हेडक्वार्टर के बारे में बात हो रहा है। पूछा जा रहा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। मुंबई में आरबीआई, यानी कि आरबीआई को एक और नाम से जानते हैं, बैंकों का बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप की बात करें, आइलैंड के बारे में बात करें तो वो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। जैसे मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ,
ठीक है, अंग्रेजों के चंगुल से। तो उस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति कौन बने, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, किन्हें बनाया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि बिहार के सिवान जिले के जीरादेई के निवासी थे। इन्हें देश का राष्ट्रपति बनाया गया। ये पढ़ने में काफ़ी तेज थे और इन्हें जो संविधान सभा था उसका जो प्रेसिडेंट है इन्हें ही बनाया गया था, ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट। टेम्पोररी किसी और को बनाया गया था। तो टेम्पोररी किसे बनाया गया था बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं किन किन को इसके बारे में नॉलेज है। आगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है कि किस फसल के लिए काफ़ी बेहतर होता है, अच्छा होता है, उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन, यानी कि कपास। जो कपास की खेती होती है उसके लिए अगर काली मिट्टी हो तो बहुत अच्छा होता है, उसमें काली मिट्टी में कपास का फसल काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मतलब विदेशी आक्रमणकारी जो कि विदेश से आके हमारे देश में आक्रमण किया, अटैक किया और मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा दोनों लूट के अपने साथ लेके चला गया। तो वो था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। समझ सकते हैं कितना वो था, ठीक है, समझ सकते हैं। तो कुछ वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप खुद समझ जाइएगा। जिसने आया भारत में, अटैक किया, कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया। तो हमें बहुत तरह से लूटा गया है जो हमारा देश है। इसको नहीं तो पहले इसे सोने के चिड़िया भी बोला जाता था और बाद में इसको इतना लूटा गया, इतना लूटा गया लोगों को कुछ लोग, कुछ हमारी गलती है, कुछ उन लोगों की जिन्होंने हमें लूटा है। कोई नहीं, फिर भी हम आज बहुत आगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज के बारे में बात हो रही है, सबसे ओल्डेस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला, ठीक है। जो अरावली पर्वतमाला है वो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, यानी कि जो धरती है पूरे पृथ्वी पर तो कितने प्रतिशत पानी है, तो 71% आपको सिर्फ पानी देखने को मिलेगा और 29% जो बच गया उस पर आपको भूभाग है, ठीक है, यानी कि ज़मीन है, लैंड है। अगला सवाल दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, लैंड बॉर्डर, भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा देश? बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत क्या करता है, अपने लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा शेयर करता है। तो करेक्ट आंसर रखिएगा या बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ये बच्चा 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 वाला सवाल है, कोई नहीं, फिर भी इसे याद रखिएगा। तो बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जो जुपिटर है, ठीक है, क्या है नाम इसका? जुपिटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो जुपिटर है वो बिगेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, बिगेस्ट बोल सकते हैं या फिर लार्जेस्ट, ठीक है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक की बात करें तो जो कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोसी नदी है बिहार में बहुत ज़्यादा क्षति लाती है। जब भी बाढ़ लाती है तो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है, जिससे मतलब समझ सकते हैं। शोक मतलब ये वर्ड ही शोक है, यानी कि लोग दुख में यूज़ करते हैं, शोक दुख मनाते हैं। तो ये ऐसा नदी है जो काफ़ी क्षति पहुंचाती है। जो भी जीवन है जो लोगों का आसपास में नदी के, उन लोगों को काफ़ी क्षति पहुंचाती है, जिस वजह से इसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो एक और सवाल है, सवाल ये है, हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि जैसे बिहार के शोक कोसी नदी को बोला जाता है, उसी तरह बंगाल में भी एक नदी है जो काफ़ी क्षति पहुंचाती है वहाँ के लोगों को। तो बताइए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, ठीक है। तो देखते होंगे कि जब गैस सिलेंडर कभी लीक होता है तो तुरंत हमें पता चल जाता है, क्योंकि उतना उसमें एक स्मेल आता है, बहुत मतलब अजीब तरह का वो स्मेल होता है जो यूनिक होता है, जिसे जैसे हमारे नाकों में उसका स्मेल जाता है हम पता लगा लेते हैं कि अरे कहीं ना कहीं गैस लीकेज है, ठीक है, और तुरंत हम सावधानी बरतना शुरू कर देते हैं, देखते हैं, पता करते हैं कि कहाँ लीकेज है। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि जो गैस सिलेंडर है जिसका यूज हम लोग अच्छी चीज़ के लिए करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है घर में खाना बनाना, और पता चला कि अगर वही गैस लीक हो जाता है तो आप सुने होंगे बहुत सारे घरों में दुखद घटना सुनने को मिलता है कि गैस ब्लास्ट हो गया और जिसमें लोगों की जानें चली जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि गैस में एक पदार्थ का यूज किया जाता है जो कि जैसे ही लीकेज हो तुरंत सबको उस मतलब स्मेल जाए उसका, और वो स्मेल काफ़ी तगड़ा होता है, तो पता चल जाता है कि गैस लीकेज है। तो उसी
पदार्थ का नाम पूछा जा रहा है, उसका नाम हो जाएगा इथाइल मरकैप्टेन। क्या हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, इथाइल मरकैप्टेन का यूज किया जाता है गैस सिलेंडर में, ताकि गैस का लीकेज का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? जो वायुमंडल है हमारा एटमॉस्फेयर, उसमें सबसे ज़्यादा अगर गैस की बात करें तो नाइट्रोजन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा, कितना भाई 72 या आई थिंक 78। ठीक है, उतना क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन अवेलेबल है। अगला सवाल दिया गया कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो जो सूर्य मंदिर है कोणार्क का वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया गया होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर आगे हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे 351 से। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। तो जो भी इसके पहले का भी लेक्चर जो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा पूरा प्लेलिस्ट। आपके लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं करा रहे हैं, चीज़ें रिलेट कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज है वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें सीख पाओ, समझ पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।